हेलो फ्रेंड, हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में ये जनरली ये चैप्टर रहता है और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सेट में, नेट में और जो हमारे एमएससी के एग्ज़ाम होते हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम, उसमें आते हैं। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ने वाले हैं काइनेटिक्स एंड द मैकेनिज्म ऑफ द सब्स्टिट्यूट रिएक्शन। इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज द एन आयन रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग नोट्स में ये आता है। तो डेफिनेशन क्या है? एन आयन रिएक्शन लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है जिसमें एक न्यूट्रल लिगेंड जैसे कि H2O या अमोनिया किसी एन आयनिक लिगेंड क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से रिप्लेस हो जाते हैं। इस रिएक्शन में मोस्टली कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में होती है, स्पेशली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होती है। किस में होती है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। अगर हम इसको सिंपल वर्ड में समझे तो क्या होगा, जो हमारा न्यूट्रल लिगेंड होगा पानी, उसको कौन रिमूव कर देगा? क्लोराइड के द्वारा रिमूव कर दिया जाएगा। इसी को एनायन बोला जाता है। रिएक्शन की बात करें तो इसमें एक जनरलाइज रिएक्शन है। जैसे हम मान लेते हैं MlX कोई भी लिगेंड का कोऑर्डिनेशन नंबर है और ये H2 वो और ये कोई चार्ज है। मान लीजिए 5 से जुड़ा हुआ है, 5 या 6 ऑक्टाहेड्रल बोल रहे हैं तो ये 6 है। इसमें अगर मान लीजिए हम क्लोरीन लाते हैं तो इसमें क्या होगा कि एक H2O बाहर निकल जाएगा, एक H2O क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? 5Cl प्लस ये बन जाएगा। तो यही रिएक्शन ये दिया हुआ है, यही रिएक्शन दिया हुआ है जनरल रिएक्शन। इसमें Y माइनस क्या है? एनायनिक लिगेंड है जो कि क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रेट हो सकता है। एग्जाम्पल भी ये दिया हुआ है, जैसे कि हम कोबाल्ट लिए, अमोनिया और 5H2O लिए, ये 5 ये 6। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज कितना है? +3। क्लोरीन जब हम इसके पास लाए तो ये H2O बाहर निकल जाएगा और कोबाल्ट NH3 और Cl। अब ये -1 है, ये प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? चार्ज +2 और पानी बाहर चला जाएगा। तो ये एक रिएक्शन है, ये एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मैकेनिज्म ऑफ द एन आयन रिएक्शन। एन आयन रिएक्शन के मैकेनिज्म में मोस्टली दो टाइप से होते हैं, या तो डिसोसिएटिव होता है या तो इंटरचेंज होता है टाइप का होता है। डिसोसिएटिव मैकेनिज्म क्या होते हैं? डिसोसिएटिव मैकेनिज्म क्या होता है? इस मैकेनिज्म में पहले न्यूट्रल लिगेंड कॉम्प्लेक्स से निकलता है और उसके बाद इंटरमीडिएट 5 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनते हैं। उसके बाद आयनिक लिगेंड क्लोरीन या ब्रोमीन पॉजिटिव पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे कि ये कैसे बोल रहे हैं? जैसे हम एक लिगेंड देखते हैं तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स है, मान लीजिए कोई भी मेटल है, लिगेंड है और ये 6 मान लीजिए ऐसा है। तो सबसे पहले क्या होगा? Ml5 और यहाँ पे N+ चार्ज बन जाएंगे, ये पहले बनेगा। उसके बाद क्या होगा? फिर Ml, अब क्लोरीन आएगा या कोई भी कंपाउंड आएगा और Ml5 और जो भी X कंपोनेंट बनाएगा। तो ये इस टाइप से बनाएंगे। हम एक रिएक्शन भी देखें, पहले लिगेंड का डिपार्चर होगा, स्लो स्टेप है, तो स्लो स्टेप है तो ये रेट डिटर्मिनेशन स्टेप भी होगा। इसमें CONA3 है, H5 कितनी है? 5 और पानी है। इसके चार्ज कितना है? 3 है। तो इसको हम देखते हैं, फिर क्या हुआ? CONH3 और चार्ज कितना? 3 है और पानी बाहर निकल गया। उसके बाद सेकेंड स्टेप में एन आयन कोऑर्डिनेशन फास्ट स्टेप होता है। अब ये क्लोरीन यहाँ पे अटैक करेगा, 5 कोऑर्डिनेशन है और यहाँ पे ये जुड़ जाएगा और ये इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बना लेगा। कैसा बनाएगा? CONH3 5 Cl और चार्ज कितना रह जाएगा? 2।
और इसी को डिसोसिएटिव बोला जाता है। रेट डिटर्मिनेशन स्टेप पहले स्टेप जिसमें लिगेंड निकलता है, ये स्लो स्टेप होता है। अब इंटरचेंज स्टेप को हम देखते हैं। इंटरचेंज स्टेप में क्या होता है, यह एक कॉम्बिनेशन प्रोसेस है। इसमें लिगेंड डिपार्चर और इनकमिंग लिगेंड का कोऑर्डिनेशन एक ही स्टेप में होता है, लेकिन डिपार्चर ज़्यादा डोमिनेंट होता है, इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। एनर्जी प्रोफाइल ऑफ एन आयन रिएक्शन देखेंगे तो रिएक्टेंट के पास एक इनिशियल एनर्जी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। याद होगा, आपने पढ़ रखा है। जब H2O लिगेंड निकलते हैं तो एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है और ट्रांसमिशन स्टेट फॉर्म होता है। ट्रांसमिशन मतलब इंटरमीडिएट। जब नए लिगेंड क्लोरीन अटैच होते हैं, सिस्टम फिर से स्टेबलाइज होता है। एक ग्राफ खींचेंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा, यहाँ से एक जाएंगे, फिर ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, फिर ये वापस से किसमें बदल जाएंगे, प्रोडक्ट में। तो ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट पे ऐसा, और ये कौन सा, ट्रांजिशन स्टेट पे। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। वाई एन आयन रिएक्शन इज द इम्पोर्टेंट, कहे एन आयन रिएक्शन इम्पोर्टेंट है। देखिए एन आयन के ऊपर क्या हो सकता है कि लॉन्ग नोट्स भी आ सकते हैं, शॉर्ट नोट्स भी आ सकते हैं, ठीक। तो आपको जानना है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में लिगेंड सब्स्टिट्यूशन के बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं से समझे जा सकते हैं। बायोलॉजिकल सिस्टम जैसे कि हीमोग्लोबिन में भी ऐसा सब्स्टिट्यूशन होता है। इनऑर्गेनिक सिंथेसिस में स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स बनाना हो तो एनायन रिएक्शन का उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल कुछ दिए हुए हैं, यही है CH5H2O, ये एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, ये अटैच कर लेगा, याद रखना है। एग्जाम्पल, यहाँ कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स एक न्यूट्रल लिगेंड पानी के साथ कोऑर्डिनेट है, Br अटैक करता है और H2O को रिप्लेस कर देता है। नया कॉम्प्लेक्स CO अमोनिया 5 ब्रोमीन +2 बनता है। रिवर्स एनायन रिएक्शन क्या होते हैं, अगर एनायनिक लिगेंड वापस वाटर को रिप्लेस हो जाए तो एक्वस रिएक्शन कहलाते हैं, ठीक है, ये देख लीजिए। ये अगर शॉर्ट नोट्स आता है एनायनिक रिएक्शन के ऊपर तो हम इसका यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, टाइप ऑफ रिएक्शन लिगेंड सब्स्टिट्यूशन होता है। लिगेंड इन्वॉल्व क्या है, न्यूट्रल लिगेंड में रिप्लेस बाय द एनायनिक लिगेंड। मैकेनिज्म क्या है, मोस्टली कैसे होते हैं, डिसोसिएटिव और इंटरचेंज डिसोसिएटिव। कॉमन कॉम्प्लेक्स के नाम याद रखें। रिएक्शन मीडियम क्या होंगे, एक्वस। इंपॉर्टेंट क्या है, बायोलॉजिकल एंड एनालिटिक और इंडस्ट्रियल में यूज किया जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कैसे अब इसको अंडरस्टैंड करेंगे, इसके लिए मैंने एक एग्जांपल दिया गया है। मान लीजिए कि आपके पास 6 रूम हैं, ये 1 2 3 4 5 6। अब उसके बाद मान इसमें यहाँ वाले रूम पे क्या भरा हुआ है, पानी। अब इसे क्लोरीन मांगने आता है, ज़्यादा पैसा दूंगा बोलता है, तो आप H2O को हटा के किसको डाल देते हैं, क्लोरीन को। तो यही एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, आप याद कीजिएंगे। फिर काइनेटिक एंड रेट लॉ, रेट ऑफ एन आयन रिएक्शन जनरली डिपेंड द कंसंट्रेशन कॉम्प्लेक्स। इसके लिए क्या लिखेंगे हम, mx प्लस x, ये रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ये इंडिकेट करता है कि डिसोसिएटिव मैकेनिज्म डोमिनेंट है। रियल लाइफ में कहाँ कहाँ होते हैं, विटामिन B12 केमिस्ट्री में, विटामिन B12, कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स में ऐसा सब्स्टिट्यूशन होते रहते हैं। मेडिकल इमेजिनरी में, MRI में होता है, कैटलिस्ट में होते हैं। ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट में लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन जैसे कि एनायन पेट्रोल प्ले करता है। कंक्लूजन क्या है, एनायन रिएक्शन कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री का एक फंडामेंटल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसमें न्यूट्रल लिगेंड को एक एनायन से रिप्लेस किया जाता है। इसके मैकेनिज्म में मोस्टली डिसोसिएटिव होते हैं,
जहाँ एक इंटरमीडिएट बनता है। और इस रिएक्शन को कॉन्सेप्ट समझना बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स या उनके काइनेटिक और केमिकल बिहेवियर को डीपली समझना चाहते हैं तो। अगला टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और रिएक्टिविटी। ये छोटा सा टॉपिक है, कभी कभार इससे क्वेश्चन आ जाता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम मेटल आयन और उनके सराउंडिंग लिगेंड के इंटरेक्शन को समझते हैं। जब मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो उनके बिहेवियर डिपेंड करता है उनकी रिएक्टिविटी पर। कुछ कॉम्प्लेक्स बहुत स्लो रिएक्ट करते हैं, कुछ बहुत फास्ट। इस बेसिस पर हम उन्हें दो कैटेगरी में बांटते हैं। किस पार्ट पे दो कैटेगरी में बांट रहे हैं? स्लो रिएक्टिव और फास्ट रिएक्टिव। एक को हम क्या बोलते हैं? इनर्ट मेटल कॉम्प्लेक्स। इनर्ट को क्या बोल दो? इनएक्टिव बोल दो, इनएक्टिव। और लेबियल को क्या बोल दो? लेबाइल को क्या बोल दो? एक्टिव। वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट नोट्स में आता है। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन काइनेटिक बिहेवियर पे बेस्ड होते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स कितनी जल्दी या धीरे रिएक्ट करता है। इनर्ट मेटल कॉम्प्लेक्स को हम देखते हैं। ऐसे मेटल कॉम्प्लेक्स जो लिगेंड सब्स्टिट्यूशन या कोई भी केमिकल चेंज में स्लो रिएक्ट करते हैं। क्या रिएक्ट करते हैं? स्लो। कहे कि इनएक्टिव हैं तो इनएक्टिव होते हैं तो ये स्लो रिएक्ट करते हैं। इनएक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई होती है। एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो क्या है? हाई है, तो ये बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते। प्लस इसमें एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? हाई होती है। रिएक्शन होने में टाइम बहुत लगता है। कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ये बहुत स्टेबल है क्योंकि एक्टिवेशन हाई होगी तो वहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ ही जाएगी, तो इनर्ट कॉम्प्लेक्स होते हैं। अमोनिया लिगेंड इजिली रिप्लेस नहीं होते। लेबाइल मेटल कॉम्प्लेक्स क्या है? जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी, और कम होगी तो ये फास्ट रिएक्टिव होंगे। ये कैसे रिएक्टिव होंगे? फास्ट रिएक्टिव होंगे। ऐसे मेटल कॉम्प्लेक्स जो लिगेंड सब्स्टिट्यूशन में फास्ट रिएक्ट करते हैं लेबाइल मेटल कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। इनमें एक्टिवेशन एनर्जी लो होती है, जल्दी रिएक्ट करते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव और लेस स्टेबल होते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप देख लीजिए। लेबियल कॉम्प्लेक्स है, वाटर लिगेंड इजिली रिप्लेस हो जाते हैं। एक टेबल दिया हुआ है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये टेबल याद कर लीजिए तो आपको बहुत कुछ लिखा जा सकता है और एग्जाम सेट और नेट में भी काम आएगा। इनर्ट और लेबाइल रिएक्शन स्पीड क्या है? स्लो है, यहाँ का फास्ट है। एक्टिवेशन एनर्जी इसकी क्या है? बहुत ज़्यादा हाई है। मान लीजिए इसको प्रोडक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदलने के लिए कम से कम 100 चाहिए एनर्जी, तो इसको केवल 10 ही चाहिए। 10 चाहिए तो 10 देना ईजी है, इसलिए फास्ट होगा। स्टेबिलिटी की बात करें तो हाई स्टेबल है, लेस स्टेबल है। मैकेनिज्म डिसोसिएटिव है और एसोसिएटिव और इंटरचेंज है। कॉमन मेटल आयन कोबाल्ट और क्रोमियम है, यहाँ कॉपर और जिंक और निकेल है। लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इसमें लगे होते हैं। कौन? स्ट्रॉन्ग फील्ड, याद रखेंगे। और यहाँ कौन से होते हैं? वीक फील्ड होते हैं। लेबाइल में कौन से होंगे? वीक फील्ड, वाटर, क्लोरीन, ब्रोमीन। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? लो स्पिन होते हैं, ये एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है नेट में। D3 और D6 लो स्पिन, ठीक है। और ये क्या होते हैं? हाई स्पिन होते हैं, D9 और D7। हम अपने पुराने लेक्चर में बता चुके हैं हाई और लो स्पिन क्या होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इनर्ट कॉम्प्लेक्स होंगे वो लो स्पिन वाले होंगे और लेबाइल होंगे वो हाई स्पिन वाले होंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली क्या होंगे? हाइयर, और यहाँ क्या होंगे? लोअर। ये भी आपको याद रखना है। जहाँ पे मान लीजिए लो स्पिन होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं? हाइयर, और यहाँ क्या होते हैं? लोअर होते हैं। याद रखना है। लेबाइल्स कॉम्प्लेक्स में D
9 और D7 हाई स्पिन आते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म की बात करें तो इनर्ट कॉम्प्लेक्स डिसोसिएटिव मैकेनिज्म है। पहले एग्जिस्टिंग लिगेंड निकलते हैं, जो लिगेंड है वो बाहर निकलेंगे, फिर नया लिगेंड के लिए जगह बनती है, फिर एनर्जी बैरियर, हाई एनर्जी बैरियर होती है। एग्जाम्पल ये है, जब इसमें अमोनिया रिप्लेस करना हो तो पूरा अमोनिया पहले निकलेगा। ये स्टेप स्लो होता है, और स्लो है तो क्या भी बता देगा, रेट ऑफ रिएक्शन को। लेबाइल कॉम्प्लेक्स एसोसिएटिव और इंटरचेंज मैकेनिज्म होते हैं। नया लिगेंड पहले अप्रोच करता है, ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं जिसमें दोनों ओल्ड एंड न्यू लिगेंड होते हैं, फिर पूरा लिगेंड चला जाता है। तो सीधी सीधी बात है, इनर्ट कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि पहले एक एक लिगेंड बाहर जाते जाएंगे। ठीक है, जैसे कि CO NH3 6 है, तो पहले एक एक लिगेंड क्या है बाहर जाते जाएंगे। तो पहले ये क्या बनेगा, CH5, फिर CO6, ऐसा 4, ये बनते जाएंगे, और उसके बाद फाइनली आके हमारे कौन जुड़ते जाएंगे, दूसरा लिगेंड। लेकिन वहीं पे लेबाइल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, नए लिगेंड पहले अप्रोच करेगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे जिसमें दोनों ओल्ड एंड न्यू लिगेंड दोनों होंगे। जैसे कि मान लीजिए ये एक कॉम्प्लेक्स है NiH2O6+2, तो मान लीजिए यहाँ कोई लिगेंड अप्रोच करने आया, मान लीजिए ये आ गया, तो क्या हो जाएगा, निकिल H2O, ये 5, और यहीं पे Cl भी बन जाएगा। फिर उसके बाद फिर एक H2O निकलेगा, और फिर उसके बाद एक Cl जुड़ता जाएगा। तो इस टाइप से लेबाइल कॉम्प्लेक्स में होगा। जब क्लोरीन लिगेंड इंटर करते हैं तो क्लोरीन और H2O दोनों कुछ टाइम के लिए अटैच रहते हैं, और फिर H2O निकल जाता है। फैक्टर अफेक्टिंग इनर्ट एंड लेबिलिटी। पहला, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। अगर हाई ऑक्सीडेशन है तो वो कौन सा बनाता है, इनर्ट बनाते हैं। लो है तो कौन सा बनाता है, लेबाइल है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर मान लीजिए लो स्पिन है तो इनर्ट, और हाई स्पिन है तो लेबाइल, याद रखेंगे। साइज है, स्मॉल साइज है तो इनर्ट, स्मॉल साइज होंगे तो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, और ज़्यादा स्ट्रांग होंगे तो स्टेबल होंगे। अगर मान लीजिए बॉन्ड ज़्यादा लंबे हैं तो टूटने के चांस ज़्यादा होंगे। ये कौन सा बनाएगा, लेबाइल्स। नेचर ऑफ लिगेंड, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड जो होंगे ये कौन सा बनाते हैं, इनर्ट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। वीक फील्ड लिगेंड जो कि न्यूट्रल लिगेंड या एनायनिक लिगेंड है, वो लेबाइल्स कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। याद रखेंगे, ये चारों पॉइंट बहुत बार पूछा हुआ है। कॉन्सेप्चुअल एनालॉग, घर और खरीदार। हमने एक हाइपोथेटिकल कहानी से समझाने की कोशिश की है। सोचिए, एक मेटल कॉम्प्लेक्स एक घर है और लिगेंड उसके खरीदार हैं। इनर्ट कॉम्प्लेक्स, घर के खरीदार पुराने और लॉयल हैं, उनको निकालना मुश्किल है। नए खरीदार के आने पे टाइम लगेगा। लेबाइल, घर के खरीदार नए हैं और वो आसानी से निकल जाते हैं। नए खरीदार बिना रुकावट के आसानी से अंदर आ सकते हैं। ये समझाने के लिए है, अब जैसे भी समझिए। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम डिस्क्रिप्शन इनर्ट कॉम्प्लेक्स का। तो क्या है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा हाई एक्टिवेशन एनर्जी। लेबाइल का क्या है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा लो एक्टिवेशन एनर्जी। इस डायग्राम से यह समझ आता है कि इनर्ट कॉम्प्लेक्स के रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए वो सो रिएक्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम एनर्जी डायग्राम बनाएं और ऐसे करके बना दें, और इसमें पूछे कि कौन सा इनर्ट और कौन सा लेबाइल कॉम्प्लेक्स है, तो जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, इसकी कम है, तो ये कौन सा हो जाएगा, लेबाइल्स हो जाएगा। और ये वाला जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, ये मान लीजिए E1 है, ये E2 है, तो EA2 है, EA,
तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा। रोल ऑफ लाइफ में एग्जाम्पल, बायोलॉजिकल एग्जाम्पल, विटामिन B12 में कोबाल्ट होते हैं जो कि इनर्ट होते हैं, बॉडी के अंदर वो स्टेबल रहते हैं। विटामिन B12 खाते हैं, ये भी एक कॉम्प्लेक्स है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं ना। तो इसमें क्या होता है कि ये भी सेम कॉम्प्लेक्स हैं, लिगेंड है, मेटल है, ठीक, कोबाल्ट में ऐसे जुड़े हुए हैं। तो क्या है कि ये स्टेबल है, अदरवाइज ये टूट जाते और हम इसका यूज़ नहीं कर पाते। जिंक के एंजाइम्स लेबाइल होते हैं, वो रिएक्ट करते हैं और क्विकली टूट जाते हैं। इनर्ट कॉम्प्लेक्स डाई इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं जहाँ पे स्टेबिलिटी चाहिए होती है। लेबाइल कॉम्प्लेक्स कैटलिस्ट में यूज़ होते हैं जहाँ पे फास्ट रिएक्शन चाहिए होता है। समरी इसका हम निकाले तो क्या है, इनर्ट और लेबाइल कॉम्प्लेक्स का डिफरेंट उनके रिएक्शन स्पीड, एक्टिवेशन, एनर्जी, स्टेबिलिटी और मैकेनिज्म पे बेस्ड होती है। इनर्ट सो स्लो, स्टेबल, हाई एनर्जी बैरियर और डिसोसिएटिव होंगे। लेबाइल फास्ट रिएक्टिव, लो एनर्जी बैरियर एसोसिएटिव होगा। कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन से ही आप शॉर्ट नोट्स लिख सकते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में लिगेंड सब्स्टिट्यूशन का बिहेवियर समझना जरूरी है। इसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा और किस फील्ड में उसके यूज हो सकता है। जैसे कि कैटलिस्ट, ड्रग्स डिलीवर, वाटर ट्रीटमेंट या डाई इंडस्ट्री। इनर्ट और लेबियल के कॉन्सेप्ट सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का एक एसेंशियल हिस्सा है। अगला टॉपिक है इसी चैप्टर का, रोल ऑफ वीबीटी एंड सीएफटी रिएक्शन। हमने इसे इंग्लिश में इसलिए लिखा है क्योंकि आजकल बच्चे ऐसे ही पढ़ते हैं। हम प्योर हिंदी या प्योर इंग्लिश लिख देते, आधे बच्चे समझ नहीं पाते हैं। इंट्रोडक्शन। रिएक्शन काइनेटिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। रिएक्शन की स्पीड, एक्टिवेशन एनर्जी, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, इन सब पर लिगेंड और मेटल के इंटरेक्शन के इम्पैक्ट होते हैं। वीबीटी वैलेंस बैंड थ्योरी और सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, दोनों थ्योरी ये समझाने में हेल्प करते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किस तरह से रिएक्ट करते हैं। ये आप लिख सकते हैं वैलेंस बैंड थ्योरी। वीबीटी बताते हैं कि मेटल आयन अपने वैलेंस ऑर्बिटल जैसे 3d 4s 3p को हाइब्रिडाइज कहते हैं और लिगेंड के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाते हैं। किससे बॉन्ड बनाते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाते हैं। रिएक्शन काइनेटिक में वीबीटी ये समझाती है कि हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से मेटल लिगेंड बॉन्डिंग को अफेक्ट करता है। अगर मेटल ऑर्बिटल अच्छी तरह से अवेलेबल हो तो कॉम्प्लेक्स फास्ट रिएक्ट करेंगे। याद रखना है वीबीटी कौन सा ऑर्बिटल बनाती है? हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल बनाती है और इसके रिएक्शन को बताती है। एग्जाम्पल है एक, इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट 3 आयन DsP3 हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल का यूज करते हैं। इसलिए कॉम्प्लेक्स काफी इनर्ट होते हैं, क्योंकि इनर्ट है मतलब इनएक्टिव है, इनएक्टिव है मतलब स्टेबल है, क्योंकि बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है और सब्स्टिट्यूशन स्लो होता है। सीएफटी का देखते हैं। सीएफटी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है, याद रखेंगे वो कौन सा था? हाइब्रिडाइजेशन मॉडल। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है। डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग को समझाता है। ये क्या समझाता है? डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग, कि डी ऑर्बिटल कैसे हाई एनर्जी और लो एनर्जी में टूटते हैं। जब लिगेंड मेटल आसपास आते हैं तो मेटल के डी ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल को स्प्लिट कर देता है, जैसे कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में T2G और EG ऑर्बिटल बनाते हैं। काइनेटिक में स्प्लिटिंग एनर्जी को डेल्टा जीरो से काफ़ी इम्पोर्टेंट। कनेक्शन सीएफटी रिएक्शन रेट कनेक्शन। अगर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हाई है तो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा और रिएक्शन स्लो होगा। अब याद रखेंगे कि हाई है क्या? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी हाई है तो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा और रिएक्शन स्लो होगा। इनर्ट। अगर CFC लो है तो
कॉम्प्लेक्स लेबाइल होगा और रिएक्शन फास्ट होगा। एग्जाम्पल Fe2O3 D6 है, वीक फील्ड लिगेंड के साथ CFSE लो होती है और ये क्या बनाएगी, लेबाइल कॉम्प्लेक्स बनाएगी, फास्ट सब्स्टिट्यूशन करेगी। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ CF हाई होगा और इनर्ट कॉम्प्लेक्स होगा। ये है EG और ये है T2G। लेबाइल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग कम होती है तो इलेक्ट्रॉन ईजिली जंप कर सकते हैं। लेबाइल कॉम्प्लेक्स हैं उसमें स्प्लिटिंग कम होती है तो इलेक्ट्रॉन ईजिली जंप कर लेते हैं, इसलिए रिएक्शन कैसी हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। काइनेटिक इनर्टनेस वर्सेस लेबाइलिटी। इनर्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग मेटल लिगेंड बॉन्ड हाई CFSE दिखाते हैं, जबकि लेबाइल कॉम्प्लेक्स वीक बॉन्ड होते हैं और लो दिखाते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ combined view VBT and CFT। VBT से हमने बॉन्डिंग के आइडिया मिलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे हो रहा है ये पता चलता है। CFT से हमें मेटल के ऑर्बिट स्प्लिटिंग और लिगेंड के इफेक्ट का आइडिया मिलता है। दोनों थ्योरी मिलकर बताती है कि किसी कॉम्प्लेक्स का बिहेवियर रिएक्शन में कैसा होगा, फास्ट या स्लो। तो दोनों को जानना जरूरी है। कंक्लूजन, रिएक्शन काइनेटिक में VBT और CFT दोनों एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। VBT बॉन्डिंग के नेचर को बताती है और CFT कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन करती है। VBT क्या एक्सप्लेन कर रही है कि बॉन्डिंग के नेचर को, जबकि CFT क्या शो कर रही है, क्या बता रही है, स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी को बताती है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में किसी भी सब्स्टिट्यूशन या रेडॉक्स रिएक्शन की डीपली समझने के लिए दोनों थ्योरी का नॉलेज होना आवश्यक है। कंक्लूजन समझना है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको।